आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो स्पेशली आपका जो है भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन है। ठीक है, ये आपकी क्लास कौन सी होगी तो याद रखिएगा, क्लास जो 8 है। और आपकी जो सब्जेक्ट कौन सी है तो आपकी ज्योग्राफी की सब्जेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इस तरह से आप जो है ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि तंजानिया जो अफ्रीका के एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे माबा जो है पानी लाने के लिए क्या करती है, प्रातः शीघ्र उठती है। ठीक है, गर्ल का नाम है जिसका नाम क्या है, माम्बा है। ठीक है, वो क्या करती है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वो क्या करती है, कुछ घंटों के बाद जो है वो लौटती है। इसके उपरांत वो घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास जो है छोटी झोपड़ी के चारों ओर जो है चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के जो पिता है वो क्या हो करते हैं कि कठिन परिश्रम के बाद जो है मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं, जो उसके पापा है। ठीक है, उनके बारे में बोला जा रहा है। बहुत कठिन परिश्रम के बाद ही जो है वो 2 फसलों को उगा पाते हैं। फिर भी ये अनेक परिवारों के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी इतना भी वो नहीं उगा पाते कि जिससे उनका परिवार जो है साल भर इस चीज़ को खा पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए तो पीटर जो है वो एक बॉय का नाम है और ये न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में ये क्या करता रहता है। यहाँ पे जो है वो परिवार ऊन प्रकर्मों का प्रकमन करने का जो है ऊन जो है वो कारखाना चलाता है। ठीक है, प्रतिदिन जो है पीटर जो है देखता है कि स्कूल से लौटता है तो वह चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उसकी भेड़ों का जो बाड़ा कुछ दूरी पे पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर क्या होता है, स्थित होता है। यहाँ जो है नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से उसका प्रबंध किया जाता है। ठीक है, पीटर का परिवार जो है जैविक जो है वो कृषि द्वारा जो है सब्जियां भी उगाता है। ठीक है, तो किसके पापा, तो पीटर के पापा, और कृषि करके जैविक कृषि करके उगाते हैं। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं। ठीक है, एक तंजानिया में और एक न्यूजीलैंड में। ठीक है, उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है और यह विभिन्नता जो है भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण है। ठीक है, इन स्थानों पर एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण क्या है, इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का एक साल्जबर्ग एरिया है, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। यहाँ देख सकते हैं कि आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि भूमि के बारे में। देखिए, भूमि जो होते हैं वो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि क्या होती है, शामिल होती है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि है, तो 30% जो है भूमि है। ठीक है, यही नहीं, इसे थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आप रहने के लिए ही ये 30% नहीं है, कहीं पे पर्वत है, पहाड़ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका बोला जा रहा है कि मुक्त भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण जो है विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ होती हैं। उसके अलावा पर्वतों के तीव्र ढाल उठते जलाक्रांत होता है। संभावित निम्न क्षेत्र भी होते हैं। उसके अलावा मरुस्थल क्षेत्र होता है एवं क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं विरल भी होता है, निर्जन भी होता है। उर्वर जो होते हैं, उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपलब्ध होती है, इसलिए ये जो स्थान है विश्व के सघन बसे क्षेत्र कहे जाते हैं। ठीक है, और होते भी हैं। देखिए, भूमि का उपयोग जो करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ भूमि का उपयोग के बारे में बोला जा रहा है कि भूमि का उपयोग जो है विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, और जैसे आपका कृषि हो गया, वानिकी हो गया, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। साधारणतः क्या होता है, इसे भूमि उपयोग के कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के तरीके की सूची बना सकते हैं कि दोनों किस तरह के भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर में कुछ चीज़ें थी उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे है बॉक्स में जो दिया उसको देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि विश्व की 90% जनसंख्या जो है भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका बोला जा रहा है कि शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। ठीक है, या तो आपका जनसंख्या है या फिर नहीं है। ठीक है,
इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका कह रहा है क्या कि यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या, ये हमने देख लिया था, इसको भी हमने देख लिया था। यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि भूमि का उपयोग जो है भौतिक कारकों द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, जैसे आपका स्थलाकृति हो गए, मृदा हो गए, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के क्या है महत्वपूर्ण निर्धारक है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। ठीक है, निजी भूमि जो है व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, निजी भूमि जो होती है व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि जो होती है समुदाय के स्वामित्व में होती है। समान रूप से इसका उपयोग जो है समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे आपका चारा हो गया, फल हो गया, नट, औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति या संसाधन कहा जाता है। ठीक है, साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है जो समुदाय में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपका अगला क्या बोला जा रहा है तो कह रहे हैं कि जनसंख्या की उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन क्या है कि भूमि की उपलब्धता क्या होती है, सीमित होती है। स्थान के अनुसार भूमि की उपलब्ध गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आज बोला जा रहा है आज भूमि जो उपयोग है, आज भूमि उपयोग जो है वो प्रतिरूप के में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। जैसे वर्तमान में जो आप देखते हैं कि कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के लिए क्या है कि कारण क्या है, निम्नीकरण हो गया, भूस्खलन भी आप देखने को मिलता है, आपका मृदा अपरदन भी होता है, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण के लिए क्या होता है प्रमुख खतरा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कृषि हो रही है, यहाँ पे अलग तरह की एक्टिविटी है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे शहर है। ठीक है, उसके अलावा जो फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, आप दिख रही है, फिर रेलवे है। ठीक है, फैक्ट्री भी, घर भी है। तो इस तरह से भूमि का जो है भूमि का अलग अलग तरह से परिवर्तन आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है कि भूमि संसाधन का संरक्षण है। ठीक है, भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे आप कर सकते हैं तो देखिए क्या हो रहा है कि बढ़ती जनसंख्या तो है ही, आप जानते हैं कि हम जो है टॉप 1 पे आ गए हैं जनसंख्या में। ठीक है, चाइना को हमने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इसकी क्या है कि बढ़ती मांगों के कारण जो है वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इससे क्या होता है कि इससे इसे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। ठीक है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को आवश्यक नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, वन रोपण हो गया, भूमि उद्धार हो गया, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि जो है भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके आप देख सकते हैं। देखिए मृदा क्या होती है तो मृदा आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो होती है मृदा कहलाती है। ठीक है, यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। क्या तो मृदा जो होती है भूमि की निकटता से जुड़ी होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ जैव पदार्थ तथा आपका है भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का जो सही मिश्रण जो मृदा उपजाऊ बनाता है। ठीक है, आगे ऊपर देखते हैं जो भी हमारा यहाँ पे जो दे रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या भूस्खलन की बात की जा रही है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बहुत सारी गतिविधियाँ होती है जिसके वजह से क्या होता है भूस्खलन होता है। देखिए भूस्खलन क्या होता है ये देख लेते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या फिर ढाल से गिरने वाली क्या होती है कि मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि यह जो है प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। ठीक है, जो भूस्खलन आपको देखने को मिलता है तो बाढ़ जब आता है, भूकंप जब आता है, ज्वालामुखी से जब आता है तो भूस्खलन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी वगैरह जो होते हैं बहुत ही अस्थायी हो जाते हैं, गीले भी हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा आपको मिट्टी जो है इधर उधर आपको हटते हुए दिखेगा। लंबे समय के तक अगर बारिश होने से भूस्खलन भी होता है। यह क्या होता है कि यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी भर जाती है।
नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से जो है निचली घाटियों के आवासों में क्या होता है, विध्वंस आ जाता है, मतलब आतंक फैल जाता है। उसी तरह से पहाड़ी भूभाग में क्या होता है कि भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको देखना है कि यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कह रहा है कि एक वस्तु स्थिति अध्ययन की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के क्या है, पीओ के निकट जो है पंजी गांव में एक भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय मार्ग जो 22 जो है आपका पुरानी जो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क 200 मीटर तक का मार्ग क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे बताती हूँ, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला हो गया और एक रेकांग जो पीओ के निकट क्या होता है, पंजी एक गांव था। ठीक है, बड़े भूस्खलन हुआ और ये जो आपका नेशनल हाईवे 22 जो था कि पुरानी हिंदुस्तान से लेकर तिब्बत सड़क का 200 मार्ग जो मीटर का दूरी था, 200 एरिया जो है हो गया, वो क्या हो गया, खराब हो गया, ख़त्म हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। ठीक है, विस्फोटन के कारण क्या होता है कि ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया और जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। ठीक है, यानी ये आपका मतलब इस तरह का स्थिति बना कि भूस्खलन हुआ तो वहाँ के लोगों को ही विस्थापित कर होना पड़ा, यानी एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ की ज़मीन ही अब ठीक नहीं थी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि न्यूनीकरण की जो क्रियाविधि आप देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैसे आप रोक सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिली है। ठीक है, कि वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की क्या मिली है, तो शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक है, उनका प्रबंधन कैसे करना है। ठीक है, भूस्खलन को रोकने में कुछ प्रविधियाँ निम्न है, यानी आप कैसे रोक सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भूस्खलन प्रभाव क्षेत्र का मानचित्र बना के उससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित कर दीजिए। इस प्रकार इन क्षेत्रों की आवासें बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार इन क्षेत्रों को जो है आवास बनाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे आवास बनाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मार्क है कि यहाँ पे भूस्खलन कभी भी आ सकता है, तो उस जगह पे लोग रहेंगे ही नहीं। उसके अलावा भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाता है, यानी इस तरह का जो है प्रतिधारी दीवार जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका जो वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही अपवाह और झरना जो होते हैं प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने और भूपृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे जो है आप मृदा परिच्छेदिका को देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि ऊपर वाला जो होता है आपका ह्यूमस होता है प्रकृति के वनस्पति के साथ जो ऊपरी मृदा देख सकते हैं, बालू गाद क्ले के साथ जो है उप मृदा देख सकते हैं, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ देख सकते हैं और जनक चट्टाने आप नीचे देख सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को भी आप देख सकते हैं कि नीचे तरह से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो अपक्षय है। तो अपक्षय क्या होता है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया और पौधे और प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और जो होता है टूटना और क्षय होना जो होता है वो अपक्षय कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सोचिए 1 सेंटीमीटर जो मृदा बनाते हैं तो आपको सैकड़ों साल लग जाती है। बहुत ही आपका वन लाइन इफेक्ट है। ठीक है, अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि तथा ये तो हमने देख लिया था ऊपर में, ऑलरेडी हमने ऊपर देखा था ना, यहाँ पे हमने बना ऊपर से हम जब आए थे तो देखिए यहाँ के बाद ये नीचे वाला था। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मृदा को देखिए, मृदा जो है मृदा को अलग अलग जो है निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं कि देखिए क्या होता है कि वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा उच्छावश तुगनता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। उसके अलावा जो है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की
दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनक सेल हो गए, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म और आपके खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देखिए आपका मृदा निर्माण के कारक की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो मृदा निर्माण के कारक जो है, देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक क्या होते हैं, जनक सेलों का स्वरूप और जलवायु के कारक होते हैं, ठीक है। मृदा निर्माण के जो अन्य कारक है स्थलाकृति होते हैं। उसके अलावा जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय होता है, ठीक है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। यानी मृदा का जो निर्माण होता है अलग अलग समय में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक समय में ही हर एक एरिया का मृदा डेवलप हो जाता है, ठीक है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय जो किए गए हैं कि किस तरह से आप मृदा के कटाव को रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए क्या है, मृदा अपरदन और क्षीणता जो होती है, आपका क्या होता है कि मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख खतरे हैं, ठीक है। अपरदन होता है और जो क्षीणता होती है मृदा की, दो आपके खतरे हैं मृदा से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही जो है कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक जो होते हैं वनोन्मूलन होते हैं, अतिचारण भी होते हैं। अतिचारण भी आप देखने को मिलेगा। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी आप देख सकते हैं। वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार की है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आप मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। तो देखिए मल्च बनाना जो होता है, यहाँ पे मृदा का एक संरक्षण विधि है। पौधों के बीच अनावरत जो है वो अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दिया जाता है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, ठीक है। यानी आर्द्रता जो है वो बनी रहती है। ये देख सकते हैं इस तरह से आपका वेदिका जो है वो आप देखिए यहाँ पे जो रक्षक में देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको बताया गया, तो वेदिका फार्म आप देख रहे हैं कि इस तरह से लाइन जो है। उसके अलावा देखिए समोच्च रेखीय जुताई जो है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो समोच्च रेखीय यहाँ समान रेखा में यहाँ पे इस तरह से आपका बनाया हुआ है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है वो रक्षक मेखला बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से बना दिया है, मतलब एक तरह से पेड़ का जो लाइन होता है। चलिए डिटेल में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपका वेदिका जो फर्म होते हैं चौड़े समतल सोपान और तथा वेदिका तीव्र ढालों पर क्या बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह समतल फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि वेदिका फार्म जो होते हैं चौड़े समतल सोपान और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे जो पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है। समोच्च रेखीय जो जुताई होती है, यहाँ देखिए क्या है, तो समोच्च रेखीय जो जुताई है एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है कि समोच्च रेखीय जो होता है पहाड़ी ढाल पे क्या होता है कि समोच्च रेखा बना दिया जाता है और समानांतर जो है आपका देखते हैं कि जुताई ढालों से नीचे बहते पानी एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आप इस तरह से आप समझ पाएंगे। तो ये आपका जो है वो क्या है, समोच्च रेखीय आपका जुताई आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखिए। अगला देखिए क्या है कि रक्षक मेखला का जब बात किया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि रक्षक मेखला जो होते हैं वो क्या होता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में क्या होता है, पवन गति रोकने के लिए आपके वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, ठीक है। रक्षक मेखला के द्वारा जो मृदा आवरण को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं जो हैं वो देखते हैं। समोच्च रेखीय रोधिकाओं पर क्या होते हैं कि रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रोधिकाओं के सामने जो जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो चट्टान बांध को देख लेते हैं। चलिए
यहाँ पे चट्टान बांध में क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आप देखिए यहाँ पे जो बनाया गया चट्टान बांध यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना जो है आप देख सकते हैं, वर्षा दोहन में मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। ठीक है, यानी बीच बीच में फसल जो आप देख सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जल को देखिए, जल जो है वो ये क्या है कि आपका एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पे कितने पानी है तो कितने जल है, तो आप 3/4 जो है भूपृष्ठ पे आप जल से ढका हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे जो है जल ग्रह कहना उपयुक्त होता है। जल ग्रह जो कहना उपयुक्त होगा किसको, तो आपकी पृथ्वी पे। ठीक है, पृथ्वी को जो है जल ग्रह कहा जाता है। उसके अलावा लगभग जो होता है 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन जो आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ था। जीवन कब हुआ था, तो आपका 3.5 अरब वर्ष पहले आरंभ होता है, महासागरों से आरंभ होता है। यद्यपि क्या होता है कि आज भी महासागर जो है वो पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए। ठीक है, और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल जो होते केवल 2.7% है और इसका उपयोग जो है 70% जो है भाग बर्फ की चादरों और हिमालय के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, अपनी स्थिति के कारण ये जो होते हैं, क्या होता है कि अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% से अलवण जो जल जो है वो उपलब्ध है जो पीने के लिए। ठीक है, जो सॉल्टी नहीं है। अब वह जो है मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यह भौम जल हो सकते हैं, नदियाँ हो सकती है, झीलों के जो है पृष्ठीय जल के रूप में है। आपको देखने को मिलेगा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितनी थी, तो 3850 घन किलोमीटर जो थे वर्षा थी। ठीक है, जो वर्ष 2000 में बढ़कर के 6000 घन किलोमीटर वर्षा से अधिक हो गई थी। ठीक है, बाद में जो है वो आपका बढ़ करके कितना हो जाता है, तो आपका 6000 घन किलोमीटर जो है वर्षा से अधिक हो जाता है। प्रति वर्ष जो है वो आपका अधिक हो जाता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। बोला जा रहा है कि वर्ष 1975 में क्या होता है कि मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितनी थी, तो 3850 घन किलोमीटर थी। ठीक है, वर्ष थी। ठीक है, वर्ष में खर्चा होती थी। फिर 2000 में क्या बढ़ती है, तो आपका 6000 घन किलोमीटर जो है वो वर्ष में से अधिक हो गई, 6000 जो है वो बढ़ गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर टपकता हुआ नल जो हम नहीं देखते हैं, नल हमारा जो टपकता रहता है, तो ये देखिए हमेशा क्या होता है कि नल जो होते हैं हमेशा पानी गिरता रहता है। तो ये टपकने की वजह से आप अगर नल की बातें करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 1200 लीटर जल जो होता है व्यर्थ हो जाता है टपक टपक के। सोच रहे हैं, जो हम इग्नोर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आप जो देख सकते हैं कि कुल जो है पानी जो अलग अलग समय पे कितना हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, 1.5 लीटर पानी के बारे में ये पूरा आप डिटेल देख सकते हैं। चलिए हम लोग इनसाइड और भी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जाए, तो कह रहे हैं इसलिए अलवणीय जल जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। बिल्कुल है, क्योंकि बिना पानी के जीवन कहाँ। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और नहीं घटाया जा सकता है। जो लिमिट है वही रहेगा आपका जल का। इसकी कुल मात्रा जो होती है स्थिर होती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा क्या होती है, महासागर, वायु, भूमि और आपका पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, बल्कि क्या करता है, उत्पादन में भी जो है आप देख सकते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। ठीक है, आपका कोई भी उत्पादित करता है फसल वगैरह, तो आप देखते हैं पेड़ पौधे का भी अगर डेवलपमेंट किया जाता है तो बिना पानी के तो होता नहीं है। जल कृषि में, उद्योगों में और बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी मुख्य कारण जो है वो आपका क्या है, कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ती नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है,
चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है। सौराष्ट्र जो है प्रदेश है 1.25 लाख जो है जनसंख्या वाली अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। ठीक है, वो अमरेली शहर से वो पानी खरीदता है जो आपका 1.25 लाख जनसंख्या के लिए। ठीक है, कौन? तो सौराष्ट्र प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए क्या होता है कि जल उपलब्धता की जो समस्याएं हैं देख लीजिए क्या है। विश्व के कई देशों में क्या होता है कि प्रदेशों में जल की कमी है। ठीक है, मतलब विश्व में ही, भारत में नहीं, विश्व की बात किया जा रहा है। जैसे आपका अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया हो गई, दक्षिणी एशिया हो गई, आपका पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया के भाग हो गए, उसके अलावा उत्तर पश्चिम जो मैक्सिको का भाग हो गया, दक्षिण अमेरिका के भागों गए, और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवनीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, यानी वहाँ है पानी लेकिन सॉल्टी है। ठीक है, याद रखिएगा, अलवनीय की बात की जा रही है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है। ये देश जो है ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। इनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती। इस प्रकार क्या होता है कि जल का अभाव जो है मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ठीक है, वार्षिक वर्षण जो होता है उसमें आपको अलग अलग अंतर देखने को मिलता है, अथवा क्या होता है कि अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ठीक है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यमुना रिवर का आपका पिक्चर दिख रहा है, तो आपका यमुना नदी वाहित मल औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो यमुना नदी में भी दिया जाता है। उसके अलावा कचरे के कारण क्या हो चुकी है, यमुना नदी जो है वो दूषित हो चुकी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो जल संसाधनों का क्या है संरक्षण को देख लेते हैं। आज के विश्व में जो है शुद्ध पर्याप्त जल स्रोतों तक जो पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। ठीक है, हम क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। ठीक है, इस क्षीण होते जो आपका संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने की बात की जा रही है। जानते हैं कि जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। यानी अगर ज़्यादा गंदा करेंगे या ज़्यादा अगर उपयोग भी करेंगे तो वो बचेगा ही नहीं, अनुपयुक्त बना देता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल जो होते हैं कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। ठीक है, इनमें शामिल जो नाइट्रेट धातुएं जो होती है पूरकनाशी होती हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से क्या होता है कि अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण के कारण होने के कारण जो है जल द्वारा मानव शरीर से पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जो रसायन अजैव होते हैं निम्नीकरण होने के कारण जो है वो आपका जल द्वारा मानव के शरीर तक भी आपके गंदे दूषित जल पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, आप देखते होंगे हमेशा। उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो आप यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि चैप्टर के अनुसार वन और अन्य वनस्पति आवरण जो है धरातलीय प्रवाह को मंद कर देते हैं। ठीक है, यानी आपका धरातलीय प्रवाह है वो वनस्पति आवरण और वन जो है धीमा कर देता है और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। ठीक है, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण जो होता है पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। यानी जल संग्रह भी कर सकते हैं। वर्षा के जलों को क्या कीजिए कि आप सेव कर लीजिए, सेव इन द सेंस कि आप बचा लीजिए, वो फाइल वाला सेव नहीं। ठीक है, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सूचित जो सिंचित करने वाले नहरों की ठीक से पक्का करना चाहिए। ठीक है, यानी नहरों को ठीक से आपको क्या करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। रिसाव और आपका वाष्पीकरण जो होते हैं से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई के ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई को इन विधियों को अपना करके बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ हमारा बॉक्स में बचा होगा तो उसको भी पढ़ लेते हैं। देख रहे हैं कि स्प्रिंकलर का यूज़ किया गया किस तरह से खेतों में, ये बहुत अच्छा माना जाता है, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा है कि अपने जो है अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा जो औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर जो होता है 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। यानी 2 घंटा जब वर्षा होता है तो 8,000 लीटर आप जो है वो जल बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपको कहा जा रहा है चैप्टर के इनसाइड प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में। यहाँ पे बोला जा रहा है तो स्कूल के बच्चे जो हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। ठीक है, प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों से क्या की गई थी, एकत्र की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह से कहा यह सुंदर हैंडबैग है। ठीक है, अध्यापिका ने कहा कि हाँ ये जूट से बना है। ठीक है, क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं, वे बेत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो आर्द्र प्रदेशों में बांस जो है वो प्रचुर मात्रा में है, आपको पैदा होता है। ठीक है, आपको उसके अलावा जैसी रेशम स्कार्फ देकर के उत्साहित होते, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम जो होते हैं रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, जो शहतूत के पेड़ों से पाले जाते हैं। के ऊपर शहतूत के पेड़ों पे क्या पाला जाता है, रेशम कीटों को पाला जाता है। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, इनका जो है उपयोग हम अपने दैनिक जो है जीवन में करते रहते हैं। ठीक है, ये बच्चे को बताया जा रहा है, जो बच्चे एक्टिविटी को समझ पाए कि उनको किन चीज़ों से, जो पेड़ पौधे से आपको क्या क्या चीज़ें उनको देखने को मिलती है। ठीक है, ये देख सकते हैं रेशम कीट को। ठीक है, तो ऊपर तो हमने देख लिया, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राकृतिक जो वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यानी जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं, वन्य जीव होते हैं, केवल जलमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के कुछ संकरे क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तो इसे जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, और जैवमंडल में क्या होता है, जैवमंडल में क्या होता है कि सभी जीवित जातियां जो होती है जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इसे जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों जो है हमें इमारती लकड़ियां देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसमें जिसमें हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, रक्षक क्या करते हैं, मेखला के रूप में कार्य करते हैं और आपका भूमिगत जल के संग्रहण से सहायता करते हैं। हमें फल, लैक्टोज और तारपिन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, पौधे के असंख्य उपयोग है, इनमें क्या है कि आप कुछ और जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में है जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा आपका इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन जो होते हैं उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। ठीक है, आपका ये यूज़ किया जाता है, जो आपके डिक्लोफिनोन खाने से जो है वो जो बहुत सारे जो गिद्ध होते हैं वो मारे जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका किडनी जो है फेल हो जाता है। ठीक है, डिक्लोफिनॉक क्या यूज़ करते हैं, तो एस्पिरिन हो गया, डिक्लोफिनॉक हो गया और क्यूबिफेन जो होते हैं पशुओं के उपचार में यूज़ किया जाता है। और जब मान लीजिए कि पशु मर गए और उसको कौन खाया, तो गिद्ध खाते हैं। तो गिद्ध खाने से क्या होता है कि उनके गिद्ध के किडनी ही बाद में ख़राब हो गया और काफ़ी संख्या में गिद्ध मरने लगे। तो पशुओं पर इन औषधि के उपयोग के कारण क्या होता है, प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक जानवर है, एक जानवर के लिए अच्छा है लेकिन दूसरे के लिए तो नुकसानदायक है। और गिद्ध जो है हमारे प्रकृति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, सफाई करता माना जाता है। ठीक है, तथा आरक्षित जो है वो स्थान पर गिद्ध के लिए प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, कि किस तरह से आपको आरक्षित क्षेत्रों पे आपको गिद्ध को जो है आरक्षित किया जाए, बचा के रखा जाए, ये आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए जैवमंडल में जो है आपका बोला जा रहा है कि सभी जीवित जातियां जो होती हैं
जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें जो है इमारती लकड़ी देते हैं और प्राणियों को आश्रय देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और जिससे क्या हमें मिलते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं और रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। उसके अलावा क्या है कि हमें फल, लैक्टेज, तारपीन का तेल, गोंद और आपके क्या होता है कि औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग हैं और उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं, ठीक है। ब्रह्म कमल जो है आप देख सकते हो औषधीय बूटी होती है, ये ब्रह्म कमल नाम है, ठीक है। ये मतलब मेडिसिनल आपको दवा है, ठीक है, एक तरह का औषधि है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक किलकिला यानी किंगफिशर को आप देख सकते हैं, ये वल्चर को देख सकते हैं, गिद्ध को। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि वन्य जीवन के अंतर्गत जो है जंतु, पक्षी, उसके अलावा कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। इनमें क्या होता है कि हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे आपके मधुमक्खी हमें शहद देती है। उसके अलावा फूलों के परागण में क्या करते हैं, मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध जो है वो मृत आपके जीव जंतुओं को खाने के कारण जो है एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए आपका बोला जा रहा है कि इसलिए जो है प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी जो पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे तो आपने देख लिया घास स्थल है। उसके अलावा देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण यहाँ बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के प्रमुख प्रकारों को 4 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से? वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा जो है वो आपका वितरण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं वन में अजगर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष जो होते हैं वो उग जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होते हैं कि इस प्रकार वन जो है प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम हो जाती है, ठीक है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों में जो छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे क्या होता है